आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे नेताओं के बारे में जो 1980 से 2004 तक बीजेपी पार्टी के आधार स्तंभ रहे। नंबर 7, कुशाभाऊ ठाकरे। एक सवाल पहले, क्या कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी पार्टी के लिए खपा दे, संगठन बनाए, गांव-गांव जाए, नींव खड़ी करे और फिर भी ना मंत्री बने, ना मुख्यमंत्री, ना कुछ और? आज के दौर में यह सुनकर हंसी आती है, लेकिन एक इंसान ऐसा था और उसका नाम था कुशाभाऊ ठाकरे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में 1922 में जन्म। संघ के प्रचारक जीवन भर कुंवारे रहे क्योंकि उन्हें लगा जो काम उन्होंने उठाया है वो आधे मन से नहीं होगा। 1984 में जब भाजपा के पास पूरे देश में सिर्फ 2 सांसद थे, तब भी ठाकरे जी मध्य प्रदेश में बूथ दर बूथ नींव खोद रहे थे। कोई नहीं पूछ रहा था उन्हें, कोई तस्वीर नहीं, कोई खबर नहीं। और अब वो बात जो शायद आपने कभी नहीं सुनी, मध्य प्रदेश में उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए कई बार उठा, खुद पार्टी के अंदर से, और उन्होंने हर बार मना कर दिया। हर बार बोले मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, संगठन को मजबूत करना है। आज जब नेता पार्षद की कुर्सी के लिए भी दंगल कहते हैं, तब कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी ठुकराते यह बात ही अलग होती है। ठाकरे जी ने ठुकराई। नींव के पत्थर कभी दिखते नहीं, लेकिन इमारत उन्हीं पर टिकती है। 1998 में जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उनके कार्यकाल में 1999 का वो ऐतिहासिक चुनाव जीता गया, जिसमें भाजपा को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। दिसंबर 2003 में वो इस दुनिया से चल बसे। नंबर 7 पर इसलिए क्योंकि जिसने नींव रखी उसे याद करना जरूरी है। भाजपा की यह इमारत उन जैसे लोगों की मेहनत पर खड़ी है। नंबर 6, भैरों सिंह शेखावत। राजस्थान के सीकर जिले में एक किसान का घर, ना राजनीतिक विरासत, ना बड़ा घराना, ना कोई सिफारिश। उसी घर में एक लड़का पैदा हुआ, भैरों सिंह शेखावत, और वही लड़का एक दिन इस देश का उपराष्ट्रपति बना। सोचे, किसान का बेटा उपराष्ट्रपति, यह भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। 1977, 1990, 1993 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री और तीनों बार अलग अलग राजनीतिक माहौल में। राजस्थान में भाजपा का मतलब ही शेखावत था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अब एक सवाल, क्या कोई उपराष्ट्रपति इतनी सुरक्षित कुर्सी खुद छोड़कर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? जवाब सुनिए, शेखावत जी ने लड़ा। 2002 में उपराष्ट्रपति बने और 2007 में खुद पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव में उतर गए। प्रतिभा पाटिल के खिलाफ जीते नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति की कुर्सी छोड़कर बड़ा सपना देखने की वो हिम्मत आज भी याद की जाती है। और एक बात और जो बहुत कम लोगों को पता है, शेखावत जी इतने लोकप्रिय थे कि राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उन्हें चुपके से वोट देते थे। पार्टी अलग थी, लेकिन इंसान पर भरोसा था। जो सबका होकर जिए वही असली जननेता होता है। मई 2010 में वो दुनिया से विदा हो गए। नंबर 6 पर इसलिए क्योंकि राजस्थान में भाजपा की जड़ें आज जितनी गहरी हैं, उसमें शेखावत जी का खून और पसीना है। नंबर 5, प्रमोद महाजन। भाजपा में एक इंसान था जो चुनाव को युद्ध की तरह लड़ता था। रणनीति बनाना, गठबंधन जोड़ना, माध्यम को साधना, यह सब उनकी खूबियां थी। नाम था प्रमोद महाजन। महाराष्ट्र के विदर्भ में जन्मे, भाजपा के महासचिव और वो नेता जिसने पार्टी को आधुनिक ढंग से चुनाव लड़ना सिखाया। अब वो बात जो शायद आपने नहीं सुनी, जब बाकी नेता नुक्कड़ सभाओं और ढोल नगाड़ों से काम चला रहे थे, महाजन जी ने भारतीय राजनीति में पहली बार माध्यम और छवि निर्माण को हथियार बनाया। आधुनिक चुनाव प्रबंधन की शुरुआत इन्हीं से हुई और महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन वो चमत्कार महाजन जी की कूटनीति का नतीजा था। बाल ठाकरे और भाजपा को एक मंच पर लाना, यह राजनीति में रोज नहीं होता, उन्होंने करवाया। 2003 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों भाजपा ने जीते। महाजन जी को पक्का यकीन था 2004 भी आएगा। इंडिया शाइनिंग, वो नारा भी उन्हीं का था, लेकिन गाँव का वो किसान जिसे शाइनिंग नजर नहीं आई, उसने वोट कहीं और दे दिया और भाजपा 2004 में हार गई। तख्त पर बैठकर जमीन भूल जाओ तो जमीन भी भूल जाती है। और जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल, 2006 में महाजन जी को उनके अपने सगे भाई ने गोली मार दी और वो बच नहीं पाए। जो इंसान पूरी जिंदगी बाहर के दुश्मनों से लड़ता रहा, वो अपनों के हाथों चला गया। नंबर 5 पर इसलिए क्योंकि भाजपा की चुनावी ताकत को खड़ा करने में उनका योगदान अमिट है। नंबर 4, मुरली मनोहर जोशी। एक प्रोफेसर जिसने राजनीति में आकर वो कर दिखाया जो बहुत कम नेताओं ने किया। मुरली मनोहर जोशी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 1934 में जन्म, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। 1991 से 1993 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन एक सवाल, क्या कभी किसी नेता ने ऐसी यात्रा की हो
जिसे रोकने के लिए खुद केंद्र सरकार काम पर लग जाए और वो नेता फिर भी पहुंचा हो। जवाब बहुत दिलचस्प है और वो मैं अभी बताने वाला हूँ। 1991-92 में एकता यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर और 26 जनवरी 1992 को गणतंत्र दिवस पर जोशी जी ने लाल चौक श्रीनगर पर तिरंगा फहराया। उस दौर में घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और सरकार ने हर तरफ से कोशिश की कि यह यात्रा श्रीनगर तक न पहुंचे। रास्ते रोके गए, दबाव बनाया गया, लेकिन जोशी जी पहुंचे और जब लाल चौक पर वो तिरंगा लहराया तो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो एक हुंकार थी। जिसके इरादे पक्के हों, रास्ते खुद बन जाते हैं। वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। शिक्षा नीति में जो बदलाव किए उन पर बहस आज भी होती है। विचारधारा के धरातल पर जोशी जी भाजपा की वैचारिक रीढ़ थे। नंबर 4 पर इसलिए क्योंकि एकता यात्रा और लाल चौक का तिरंगा इतिहास में दर्ज है और इतिहास बनाने वाले का नाम इस सूची में होना चाहिए। नंबर 3 विजया राजे सिंधिया, एक राजघराने की महिला जिसने कांग्रेस से बगावत की और भाजपा की आत्मा बन गई। ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया, असली नाम लेखा दिव्येश्वरी। 1919 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में जन्म। 1957, 1962, 1967 लगातार 3 बार कांग्रेस से चुनाव जीता। इंदिरा गांधी की करीबी, दिल्ली के दरबार में सम्मानित और फिर वो मोड़ आया। 1971 में इंदिरा जी ने राजाओं के पिपरी पर्स बंद किए। राजमाता ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। लेकिन अब वो बात जो बहुत कम लोगों को पता है और जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो कांग्रेस की इस पूर्व करीबी ग्वालियर की राजमाता को मीसा कानून के तहत जेल में डाल दिया। जिन्हें कभी दिल्ली के सत्ता दरबार में सम्मान मिलता था, उन्हें उसी दरबार में कैद कर दिया। राजघराने की बहू, पूर्व सांसद इंदिरा की पुरानी साथी और जेल में। उस अनुभव ने राजमाता की भाजपा के प्रति आस्था और गहरी कर दी। वो जनसंघ में गई, फिर भाजपा की संस्थापक सदस्य बनी। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान उनकी एक आवाज पर हजारों वोट हिलते थे। राजनीतिक साख और जनाधार, भाजपा को एक ऐसी विश्वसनीयता मिली जो कहीं और से नहीं आ सकती थी। उनकी बेटी वसुंधरा राजे आगे चलकर राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। जनवरी 2001 में राजमाता इस दुनिया से विदा हो गई। नंबर 3 पर इसलिए क्योंकि जो जनाधार और विश्वसनीयता वो भाजपा को दे गई, वो किसी और से मिलना संभव नहीं था। नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी। 25 सितंबर 1990 गुजरात के सोमनाथ से एक रथ निकला और उस एक रथ ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद की सबसे ताकतवर राजनीतिक आवाज पाकिस्तान में पैदा हुई थी? जवाब सुनकर आप जरूर चौंकेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, जन्म 1927 कराची, जो आज पाकिस्तान में है। बंटवारे का दर्द उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। घर छूटा, शहर छूटा और शायद उसी दर्द ने वो आग जलाई जो आगे चलकर एक पूरी राजनीतिक धारा बन गई। यह इतिहास की एक विचित्र विडंबना है जिसे बहुत कम लोगों ने नोट किया। अब राम रथ यात्रा की बात। सोमनाथ से अयोध्या 1989 में भाजपा के पास 85 सांसद थे। यात्रा के बाद 1991 में 120 हो गए, लेकिन यात्रा पूरी नहीं हो पाई। बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया और उसी गिरफ्तारी ने भाजपा को वो सहानुभूति दी जो वोटों में बदल गई। दबाने से आग बुझती नहीं, कभी कभी और भड़क जाती है। कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। 2009 में खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, लेकिन वो चुनाव भाजपा नहीं जीत पाई। 2024 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नंबर 2 पर इसलिए क्योंकि राम रथ यात्रा ने भाजपा को जनमानस में जो जगह दिलाई वो इस पार्टी के उभार की सबसे बड़ी वजह थी और वो यात्रा आडवाणी जी की थी। नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी। 1984 भाजपा सिर्फ 2 सांसद, पूरे देश में 2। उस वक्त जो इंसान संसद में खड़े होकर बोला हम वापस आएंगे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर, भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो एकमात्र चेहरा जिस पर उन लोगों ने भी भरोसा किया जो भाजपा के मतदाता नहीं थे, और अब वो पल जो इतिहास ने अपने सीने में बसा लिया। 1996 में अटल जी प्रधानमंत्री बने। कोई बहुमत नहीं था। 13 दिन बाद विश्वास मत हारना तय था। जाने से पहले उन्होंने संसद में एक भाषण दिया। उस भाषण में कोई आरोप नहीं था, कोई कटुता नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, बस वो गरिमा थी जो बड़े दिल वाले इंसान में होती है।
विपक्ष के नेता रो रहे थे। कहा जाता है उस दिन संसद में बहुत कम लोगों की आंखें सूखी थीं और अटल जी बोले, सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियां बनती हैं बिखरती हैं, लेकिन यह देश रहना चाहिए, यह देश बचना चाहिए। जो हार कर भी ऐसे बोले। अब आप समझ सकते हैं ना कि पूरा देश उनके पीछे क्यों चल पड़ा। 1998 में फिर आई सरकार बनाई। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण, दुनिया ठिठक गई। 1999 में कारगिल और भारत जीता। उसी साल लाहौर बस यात्रा, दुश्मन के दरवाजे तक शांति का संदेश लेकर खुद गए। और 1999 में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी गठबंधन ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अटल जी वो नेता थे जिन्हें उनके कट्टर विरोधी भी सम्मान करते थे। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, यह बात शत्रु हमारा मुँह से सुन ले। यह उनकी अपनी लिखी कविता की पंक्ति थी और यही उनकी पूरी राजनीति का सार भी था। 2015 में भारत रत्न, 2018 में दुनिया से विदाई। नंबर 1 पर इसलिए क्योंकि 1984 से 2004 तक का यह सफ़र 2 संसद से पूर्ण बहुमत की सरकार तक, उस सफ़र का सबसे बड़ा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी।